नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल किया है जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं। उन्होंने संत वाली छवि से ये बताने की कोशिश की है कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा वाली एक राष्ट्रवादी सरकार है जो पश्चिमी देशों की विरोधी है। और जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस समय है, यह तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है जानबूझकर। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी संत होने के साथ साथ एक सीईओ की तरह भी काम करते हैं। भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वालों को आज भारत की जीडीपी ने करारा जवाब दिया है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान है। आज डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकर बड़ा दुख होगा कि जापान ने भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है और जापान ने टैरिफ पर अमेरिका के साथ अपनी मीटिंग आखिरी समय पर रद्द भी कर दी है। यानी भारत के साथ जापान से भी अमेरिका को जवाब मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं और हम तस्वीरों के जरिए आज भारत और जापान की इस दोस्ती को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय राजनीति से अब मर्यादा गायब होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के अपमान पर माफी मांगने की बजाय अब इस पर राजनीति और तेज हो गई है। अगर राहुल गांधी चाहते तो माफी मांगकर इस विवाद को वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पर मौन व्रत धारण कर रखा है। राहुल गांधी की यह खामोशी उनके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि भारत की जनता मां का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करती। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नोवेरो ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस तस्वीर को इस्तेमाल किया है और वो आपकी स्क्रीन पर है। ये पीटर नोवेरो का सोशल मीडिया पोस्ट है और इंटरनेट पर कहने को तो प्रधानमंत्री मोदी की हजारों तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन नोवेरो ने सिर्फ इसी तस्वीर को चुना। और इस तस्वीर के जरिए पीटर नोवेरो दुनिया को शायद ये बताना चाहते हैं कि भारत में एक हिंदुत्व विचारधारा वाली एक राष्ट्रवादी सरकार है और ये सरकार पश्चिमी देशों की विरोधी है। और प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी नेताओं से दिखते भी अलग हैं और सोचते भी अलग हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से इस तस्वीर के मायने बिल्कुल अलग हैं। इस तस्वीर में नोवेरो जो बात समझ नहीं पाए वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं और अमेरिका और ट्रंप के दबाव के बावजूद एक बेहद शांत लेकिन शक्तिशाली मुद्रा में इस समय वो दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत समुद्री तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह वैसे ही स्थिर खड़े हैं जैसे कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्वामी विवेकानंद रॉक है। और ये जो तस्वीर आज उन्होंने चुनी है, ये तस्वीर भी तभी ली गई थी जब वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक में ध्यान के लिए गए थे। इस रॉक पर उन्होंने कुछ समय बिताया था और भारत को अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर और स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं पर उतना ही गर्व है जितना हमारे स्पेस मिशंस पर गर्व है और जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में आ रही नई क्रांति पर हमें गर्व है, जितना हमारी टेक्नोलॉजी पर हमें गर्व है, हमारे संस्कारों पर भी उतना ही गर्व है। तो दुनिया यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री एक कट्टरवादी हिंदू हैं और हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार यहां पर चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक सफल सीईओ की तरह भी काम करते हैं, संत की तरह भी सोचते हैं, लेकिन एक सीईओ की तरह भी काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत आ चुका है। वर्ष 2025 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। ये पहली तिमाही आप देख सकते हैं, पहली तिमाही के आंकड़े आ गए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये 6.5% थी। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आप देख लीजिए 2024 पहली तिमाही के आंकड़े 6.5% और 2025 में पहली तिमाही के आंकड़े आ चुके हैं और ये हैं 7.8%। और भारत
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है, यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना बोलते रहें कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, एक मरी हुई इकोनॉमी है, हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी जैसे लोग चाहे कितना भी ये कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत एक डेड इकोनॉमी है, लेकिन अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती तो क्या आपको ये आंकड़े दिखाई देते? अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। इसी दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2.1% थी और यह पहले के अनुमान से भी खराब प्रदर्शन था। आप देख लीजिए कहां भारत है। 2025 की पहली तिमाही में भारत 7.8% और अमेरिका 2.1%। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी कहकर हर भारतीय का अपमान किया था, लेकिन इस समय भारत की जीडीपी अमेरिका के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और आज हम जरूर चाहेंगे कि अमेरिका की सरकार को, वहां के मंत्रियों को और वहां के राष्ट्रपति को ये आंकड़े आज जरूर देखने चाहिए। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग 18 वर्षों में पहली बार अपग्रेड हुई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज भारत में महंगाई दर 8 साल में सबसे कम है। आज हमारे देश में रोजगार के मौके अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। आज दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का शेयर बाजार पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। आज पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। और आज वित्त मंत्रालय ने भी कुछ और आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों को भी जरा देख लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में बड़े देशों में सबसे ज्यादा है। भारत में पहली तिमाही में जीडीपी के बढ़ने का जो अनुमान है वो 7.8% है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप देखिए, भारत 7.8%, चीन 5.2%, उसके बाद तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है 5.1%, उसके बाद आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.1%, जापान, जहां इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, वहां पर 1.2%, यूनाइटेड किंगडम 1.2%, फ्रांस सिर्फ 0.7% और जर्मनी की अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें तो उनका ग्रोथ रेट जो है वो तो माइनस में जा चुका है। तो आप पूरी दुनिया की हालत देख लीजिए और इस पूरी दुनिया में आपको 2 देश सबसे ऊपर नजर आएंगे और वो 2 देश हैं भारत और चीन। ये 2 देश अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इन 2 देशों का है। ये दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब भी हैं और दुनिया के पहले 2 देश हैं जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और अब अमेरिका का मुकाबला इन्हीं दोनों से होगा, क्योंकि अब से एक दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की उनके ही देश में उनके ही अपने लोग अब आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन, वहां के बड़े बड़े नेता अब ट्रंप को भारत के खिलाफ फैसला बदलने की सलाह दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रंप का ये जो फैसला है इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ। उनका कहना है, उन्होंने कहा है अपने एक बयान में, द यूनाइटेड स्टेट्स टेलिंग इंडिया व्हाट टू डू इज लाइक अ माउस हिटिंग एन एलिफेंट। यानी जब अमेरिका भारत को यह कहता है, बताता है कि भारत को क्या करना चाहिए, यह वैसा ही है जैसे एक चूहा हाथी को बता रहा हो कि उसे क्या करना है, या एक चूहा हाथी को मार रहा हो। यहां चूहे का मतलब अमेरिका है और भारत को उन्होंने एक हाथी की तरह बताया है। 50% टैरिफ की वजह से भारत और ब्रिक्स के सदस्य देश अब एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। इन अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसकी वजह से ब्रिक्स एक संस्था के तौर पर
मजबूत हो रही है। ब्रिक्स में जो देश हैं वो न सिर्फ एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, बल्कि ब्रिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो सीधे अमेरिका को चुनौती देने लगेगा। और धीरे धीरे दुनिया में ब्रिक्स एक नया शक्ति संतुलन पैदा कर देगा। आज ब्रिक्स अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस समय दुनिया में 3 बड़े ब्लॉक्स हैं और ये आप भी समझिए। पहला ब्लॉक है G7, जिसमें सारे विकसित और अमीर देश हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जैसे 7 विकसित और अमीर देश शामिल हैं। दूसरा है यूरोपियन यूनियन, EU जिसे हम कहते हैं। इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ये भी विकसित देश हैं, अमीर देश हैं। और तीसरा है ब्रिक्स। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देश शामिल हैं। तो ये 3 इस समय आप समझ सकते हैं कि 3 बड़े धड़े हैं दुनिया के। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और ब्रिक्स। अब ये जो 3 बड़े ग्रुप्स हमने आपको दिखाए हैं जिनमें दुनिया इस समय बटी हुई है, अब इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन कहां पर है। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 6,970 लाख करोड़ रुपए की है, यानी 82 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। दुनिया की जीडीपी का 41% हिस्सा यहीं पर है ब्रिक्स में। दुनिया की जीडीपी में योगदान देखिए 41%, मतलब आधे से थोड़ा सा कम। अब देखिए G7 देशों की कुल जीडीपी है 5,000 लाख करोड़ रुपए और दुनिया की जीडीपी में इनका हिस्सा है 30% का। और EU यानी यूरोपियन यूनियन देशों की कुल जीडीपी है 2,720 लाख करोड़ रुपए की और दुनिया की जीडीपी में इनका शेयर है सिर्फ 16%। ब्रिक्स की ताकत को देखिए यहां पर आप। ब्रिक्स पहले ही कितना आगे निकल चुका है। और जीडीपी का ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये PPP फॉर्मूले से किया है। PPP का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। PPP किसी भी देश में रहने के खर्च के आधार पर तय किया जाता है। और आज आप $1 में भारत में जितना सामान खरीद सकते हैं, अमेरिका में $1 में उससे कहीं कम सामान मिलेगा। यूरोपीय यूनियन और G7 के बाद ब्रिक्स संगठन बना था, यानी सबसे नया संगठन ब्रिक्स है। इसकी उम्र कम है, अनुभव भी कम है, लेकिन आज ब्रिक्स देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर 4% है। G7 देशों की औसत विकास दर केवल 1.7% है और यूरोपीय यूनियन देशों की विकास दर 1% से भी कम है। यहां पर आप देखिए, जो पुराने जमाने के रईस एक जमाने में हुआ करते थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये पुराने जमाने के रईस हैं, अब इनकी विकास दर स्थिर हो गई है या फिर नीचे जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े G7 देश, जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, अमीर देश कहते हैं, अब देखिए वो सिर्फ 1.7% पर आकर रुक गए हैं। लेकिन ब्रिक्स देश लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये देश जो हैं ये मेहनत मजदूरी करने वाले देश हैं। ये वो देश हैं जो अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना अभी बंद नहीं किया है और इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया में शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है। अब वो समय आ गया है जब भारत जैसे देश अमेरिका की बात मानने से इनकार कर देते हैं। आज भारत ब्रिक्स देशों को एकजुट कर रहा है। आज ब्रिक्स देश वैसे ही व्यापार कर सकते हैं जैसे यूरोपीय यूनियन के देश आपस में करते हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच जो व्यापार होता है वो बहुत आसान है। ये आपस में एक दूसरे को बहुत सारी छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, सब्सिडीज देते हैं और उनकी अपनी करेंसी है जिसका नाम है यूरो। आपने भी सुना होगा। अमेरिका के डॉलर को चुनौती देने के लिए वर्ष 1999 में यूरो की शुरुआत की गई थी और 26 साल बाद आज यूरो डॉलर के बाद अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन गई है। पहले नंबर पर डॉलर है, दूसरे नंबर पर यूरो है। आज ब्रिक्स देश भी आपस में व्यापार करने को आसान बनाकर अपनी नई करेंसी बनाकर डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री मानते हैं कि 50% टैरिफ की वजह से भारत अब दूसरे देशों में सामान बेच सकता है, जिससे ब्रिक्स देश और मजबूत होंगे और ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को ही नुकसान होगा। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ मानते हैं
कि अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रशिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू हम आपको रशिया टुडे के सौजन्य से दिखा रहे हैं। जरा देखिए अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. If you do what the United States, what Mr. Trump is doing with these threats against India, who has a long historical relationship with Russia going back to the days of the Soviet Union and ever since, you are playing with a very different adversary. If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy its, to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated, and successful economic alternative to the West. We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot. तो रिचर्ड वुल्फ क्या कह रहे थे अभी आपने देखा। बहुत जाने माने और इज्जतदार इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, और वो ये कहते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका के बाजार में अपना सामान बेचना बंद कर दिया तो भारत नए बाजारों की तलाश करेगा, नए दूसरे देशों में वो अपना सामान बेचना शुरू कर देगा और इसके बाद नुकसान भारत का नहीं अमेरिका का होगा। वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे ब्रिक्स देश मजबूत होंगे और ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए। पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका को भी नुकसान होगा और डॉलर इसकी वजह से और ज्यादा कमजोर होगा। अब आपने देखा रिचर्ड वुल्फ का जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, उनका नाम है रिक सैंचेज। वो अमेरिका के एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं, आजकल रशिया टुडे के लिए काम करते हैं और उन्होंने ही ये इंटरव्यू किया है रिचर्ड वुल्फ का। और रिक सैंचेज क्या कहते हैं इसके बारे में, अब वो भी जरा देखिए। The U.S. economy is near collapse. Near collapse. And not me saying this, Richard Wolff, an economist that I think is one of the smartest guys in the world. I have been following him for many years. We've had many conversations over the years. And I think he really gets it. And he explains what's happening to the dollar and how it is that China, along with other companies, are dumping U.S. treasuries. By dumping U.S. treasuries, they're basically saying the United States is too big a risk. And we've loaned them too much money. And we no longer want to hold that loan. So we're going to start dumping some of the U.S. treasuries. So we kind of deactivate the loans, so to speak. By doing that, they make the dollar less valuable. The dollar's at its worst point it's been in something like 27 years. That's important to note, especially as we get Modi, India, and Xi, China, along with Putin, in Shanghai. And because of the tariffs and because of the sanctions, they now, together, the BRICS countries, for example, of which they're the three most important countries, are 60% of the world's population, 38% of the world's GDP. They've surpassed the G7, the Europeans, and the United States. Now, the United States, our country, is still the biggest economy, but the tendencies, the trends are going in the opposite direction. And that's why Wolff, he explains this better than I can. You're going to love his explanation. तो रिक सैंचेज कह रहे हैं कि G7 और यूनाइटेड स्टेट्स
ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है रिक सैंचेज ने, मैं आपको ज़रा पढ़कर बताता हूँ। वो लिखते हैं, ट्रंप ट्राइड टू बुली इंडिया इनटू डिचिंग रशिया, इंडिया इज नॉट बजिंग एंड व्हाई शुड दे, व्हाई शुड द यूएस डिक्टेट हु यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम। तो ये कह रहे हैं, अगर हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूं, कि ट्रंप ने भारत को बुली करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ये ज़बरदस्ती भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन आज अमेरिका कौन होता है किसी को ये बताने वाला कि कौन सा देश किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। ये रिक सैंचेज ने लिखा है सोशल मीडिया पर, और ये सारे लोग अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के पत्रकार हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। इससे पहले अमेरिका के कई सांसद, अमेरिका के कई बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप को समझा चुके हैं कि देखिए, ये जो फैसला आप कर रहे हैं, हो सकता है आपकी व्यक्तिगत ईगो थोड़ी सी हर्ट हो गई हो सकता है आपको अपना अपमान लगा हो कि भारत ने आपको श्रेय नहीं दिया पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि आपने रुकवाया ही नहीं था। ये आप अपने मन में मानकर चल रहे हैं कि आपको ये श्रेय चाहिए क्योंकि आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप अपने निजी कारणों से ये सब कर रहे हैं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई काफी ज्यादा है, अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी हो गई है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज आज अमेरिका पर है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिस पर सबसे ज्यादा कर्जा है तो वो अमेरिका है। दुनिया की कुल कर्जे का करीब 35% हिस्सा आज सिर्फ एक देश अमेरिका पर है। यानी अमेरिका पर इस समय 3000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये मैंने आपके लिए एक जो डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए पूरी दुनिया में किस देश पर कितना कर्जा है। सबसे ज्यादा कर्जा पूरे ग्लोबल डेट का अमेरिका पर है। कुल ग्लोबल डेट का लगभग 35% हिस्सा अमेरिका पर है। चीन पर दुनिया के कुल कर्ज का 16% हिस्सा है, जो करीब 1400 लाख करोड़ रुपए है। और अगर मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाऊं तो आप भी देखिए कि किस किस देश पर सबसे ज्यादा कर्जा है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आप चीन देख सकते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया का 16% कर्जा है। जापान को आप देख सकते हैं। अगर इसी के बीच में आप देखेंगे, जापान और चीन के बीच में आपको भारत नजर आएगा। पूरी दुनिया के टोटल डेट में से, टोटल कर्जे में भारत का जो शेयर है वो सिर्फ 3.16% है। आप यहां पर देखिए, तो भारत उस हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत के ऊपर कर्जा अभी भी काफी कम माना जाएगा। भारत से ज्यादा कर्जा तो अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम पर है, लगभग उतना ही कर्जा फ्रांस के ऊपर भी है, इटली के ऊपर भी लगभग उतना ही कर्जा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि किस देश पर पूरी दुनिया में कितना कर्जा है, तो आप यहां पाएंगे कि अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश है इस दुनिया का। और नए टैरिफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिका के वीजा के नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं, और इसका असर दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर छात्रों पर पड़ेगा। हमारे देश के छात्र आज इस विश्लेषण को ध्यान से देख लें, क्योंकि उनके ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। इस समय स्टूडेंट वीजा पर छात्रों को अमेरिका में तब तक रहने की छूट थी जब तक वो चाहें, जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं तब तक वो स्टूडेंट वीजा पर रह सकते हैं। लेकिन अब ये नियम खत्म हो रहा है। अब विदेशी छात्रों को अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 4 साल तक ही रहने की अनुमति होगी। तो 4 साल का वीजा आपको मिलेगा। वर्ष 2023 में अमेरिका में 3,31,000 से ज्यादा भारतीय छात्र थे। आज अमेरिका में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 27% हमारे देश के हैं, भारतीय छात्र हैं। भारतीय छात्रों से अमेरिका को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और इनमें अमेरिका में रहने वाले विदेशी लोगों में संख्या के हिसाब से भारतीय दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर में करीब 1,80,000 भारतीय काम करते हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। अमेरिका के पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में 7% प्रवासी भारतीय हैं। अमेरिका में हर 5वां प्रवासी डॉक्टर भारत का है।
अमेरिका में भारतीय डॉक्टर्स की संख्या 59,000 है और अमेरिका में रहने वाले भारतीय हर साल लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भी वहां पर देते हैं। तो चाहे वहां पर हेल्थ केयर हो, वहां का जो आईटी है, आईटी इंडस्ट्री में कितने ही भारतीय वहां पर हैं। और आपने देखा होगा कि आज अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े पदों पर भारत के लोग बैठे हैं। आईटी कंपनीज में बड़ी संख्या में लोग भारत से वहां पर जा रहे हैं काम करने के लिए। अगर इन लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। और जब ऐसा समय आता है जो बहुत चुनौती का समय होता है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए और उस देश के नेता के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। उस समय अगर उस देश का नेतृत्व बहुत अच्छा हो, सही फैसला ले और विदेशी दबाव के सामने ना झुके, तो आप ये समझिए कि उस देश के लोगों की किस्मत अच्छी है। और आज वही हो रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने से हमेशा इनकार कर देते हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में हैं और जब आज वो जापान पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जापान से आज हमारे पास 2 ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को अच्छा नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकर बहुत दुख होगा कि जापान ने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है, जिससे मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा, जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ के मामले पर जो बातचीत होने वाली थी, उसे जापान ने आखिरी समय पर रद्द कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के बाद जापान से भी ट्रंप को एक करारा जवाब मिला है। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको भारत और जापान की 1 और 11 वाली आर्थिक क्रांति डिकोड करेंगे आपके लिए और जब भारत और जापान की दोस्ती के बारे में भी आपको बताएंगे। हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। आज 15वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई।
और उसके बाद कई घोषणाएं की गई। भारत और जापान के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। इसमें आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी हुई है। तो देखिए, जापान हमारा दोस्त है और वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने में और उन आतंकवादियों की आलोचना करने में जो इसके पीछे थे। यही होती है सच्चे दोस्त की निशानी। भारत और जापान के बीच 12 से ज्यादा समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर एक समझौता हुआ है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में होता है। और चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापान अब मिलकर काम करेंगे। टोक्यो पहुंचने के बाद जापान की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने गायत्री मंत्र और राजस्थानी भजन सुनाए और ट्रंप के सलाहकार सनातन धर्म को लेकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई। लेकिन देखिए, जापान में वहां के लोग भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की आर्ट एंड कल्चर को, भारत के सनातन धर्म को कितना सम्मान दे रहे हैं। और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। ಜಪಾನಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ. भारत में हिंदी भाषा को लेकर कई राज्यों में विवाद अक्सर होता रहता है, लेकिन जापान की महिलाएं हिंदी सीख रही हैं और हिंदी के भजन भी गा रही हैं। भारत की संस्कृति से कितनी प्रभावित हैं, ये आपने देखा। टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों ने तिरंगा लहराया और प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाइयां भी दी। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी तेरा नाम रहेगा। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। हम आपसे, आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जापान का सबसे ऊंचा टावर, जिसे टोक्यो स्काई ट्री कहते हैं, उसे तिरंगे झंडे के रंगों में आज रंग दिया गया। इस टावर की ऊंचाई 634 मीटर है और यह तस्वीर आपको बताती है कि भारत और जापान की जो दोस्ती है उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इसका मतलब है कि जापान की टेक्नोलॉजी और अनुशासन के साथ जब भारत के युवा मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों मिलकर दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ एक तरफा नहीं है। जापान की कंपनियों ने भारत में मेट्रो रेल से लेकर सेमीकंडक्टर्स और यहां तक कि स्टार्टअप्स में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसका कई गुना ज्यादा फायदा जापान को भी मिला है। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब आपको भारत और जापान की दोस्ती की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाते हैं, जिसका नाम है शिंकानसेन। ये बुलेट ट्रेन है और कल प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर इस बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। जापान की मदद से भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर का एक हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बन रहा है और वर्ष 2027 तक भारत में भी बुलेट ट्रेन्स चलने लगेंगी, जैसे आप जापान में देखते हैं या चीन में देखते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 7000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। भारत को जापान से बुलेट ट्रेन का अब एक बिल्कुल नया लेटेस्ट वर्जन मिलेगा और ये E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन होगी, जिसमें हमारी ज़रूरतों के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे और इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड है वो होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पुरानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। भारत और जापान के बीच एक साथ इस नई बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। वहां भी शुरू होगी और यहां भी शुरू होगी। और जापान की बुलेट ट्रेन समय पर चलने के लिए बहुत मशहूर है, वो कभी लेट नहीं होती। वहां रोजाना 323 ट्रेन चलती हैं, जिसमें 99.8% ट्रेन हमेशा समय पर रवाना होती हैं और समय पर पहुंचती हैं और इनकी यात्रा में औसतन सिर्फ 24 सेकंड की देरी होती है। जापान की बुलेट ट्रेन का सुरक्षा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सबसे शानदार है। वर्ष 1964 के बाद से, जब 64 से इसकी शुरुआत हुई, पिछले 61 वर्षों में ये किसी भी दुर्घटना में इसके एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है। सोचिए क्या रिकॉर्ड है। जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और बुलेट ट्रेन का ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम भूकंप का पता चलते ही अपने आप इन ट्रेन को रोक देता है। वर्ष 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस समय 27 बुलेट ट्रेन अपने आप सुरक्षित तरीके से रुक गई थी। इन ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जिसमें कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं होती है। तो अब ऐसी ही ट्रेन भारत में भी आप सब लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है। और आज प्रधानमंत्री मोदी को एक बौद्ध मंदिर में एक विशेष गुड़िया दी गई और इस गुड़िया का नाम है दारुमा डॉल। यह जापान की पारंपरिक डॉल होती है, जिसे सौभाग्य, संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये डॉल जो है ये गिरने के बाद वापस अपने आप खड़ी हो जाती है, जो स्थिरता और दृढ़ता का संदेश देती है। दारुमा नाम बोधि धर्म नामक एक बौद्ध भिक्षु पर आधारित है और कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के कांचीपुरम से चीन पहुंचे थे और बाद में उनके अनुयायी जापान चले गए और बोधि धर्म को ही जापान के ज़ेन बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और यही वहां का मुख्य धर्म है।
भारत और जापान के बीच संबंध आज के नहीं हैं, बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं को जापान में शरण मिली थी और आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस की जापान ने बहुत मदद की थी। बाद में जापान में ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ऐसा माना जाता है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद उनकी अस्थियां टोक्यो के ही रेनकोजी मंदिर में यानी रेनकोजी टेम्पल में रखी गई थी। आजादी के तुरंत बाद भारत ने जापान की मदद की थी। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद पश्चिमी देश जापान से भारी भरकम जुर्माना वसूल कर रहे थे। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में भारत पर भी हमला किया था, इसलिए भारत को भी जुर्माना मिलना था। लेकिन वर्ष 1952 में भारत ने जापान के साथ एक शांति समझौता किया और वो जो जुर्माना था उसे माफ कर दिया। ये पैसा हमने जापान से नहीं वसूला, जिसके बाद जापान ने वो पैसा भारत में ही निवेश कर दिया। जापान ने हमेशा हमारी मदद की है, इसलिए रशिया की तरह जापान के साथ भी हमारी बहुत पुरानी और बहुत पक्की दोस्ती है और सुभाष चंद्र बोस की उन्होंने जो मदद की है उस मदद के लिए हर भारतीय हमेशा जापान का ऋणी रहेगा। अब आपको भारत की राजनीति के बारे में कुछ बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में आपत्तिजनक भाषा को लेकर अब राजनीति और तेज हो रही है। अब यह विवाद बिहार की सड़कों तक पहुंच गया है। आज बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काफी मारपीट हुई, लाठी और डंडे चले। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में आपत्तिजनक भाषा के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी मारपीट हुई। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हालांकि राहुल गांधी चाहें तो इस विवाद को रोक सकते थे। उन्हें केवल इस मामले में माफी मांगनी थी, खेद जताना था, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है और ना ही उन्होंने माफी मांगी है। माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी ने इस मारपीट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा सत्य और संविधान की रक्षा करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, ये बात उन्होंने लिखी है। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बारे में आपत्तिजनक भाषा के आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घृणा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं और इसे भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। मोदी जी की माता जी का जीवन एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की
उनकी स्वर्गीय माताजी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। आज बिहार के विपक्षी नेताओं के लिए भी एक बुरी खबर है। अब बिहार में 3 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्हें वोटर लिस्ट से निकाला जा सकता है। यानी अब 3 लाख लोग और कम हो सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता SIR पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब तक राहुल गांधी SIR पर यह कहकर सवाल उठाते थे कि इसके जरिए वोटों की चोरी होगी, लेकिन अब वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाने की एक और तैयारी शुरू हो चुकी है। SIR के दौरान करीब 3 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है। चुनाव आयोग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं, या फिर ये दूसरे देशों से आए हुए घुसपैठिए हैं। अगर ये 3 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो न सिर्फ वोटर लिस्ट से इनका नाम हटेगा, बल्कि इनकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी अब भी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग उन मतदाताओं को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने कोई भी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किया है या जिन्होंने गलत दस्तावेज जमा किए हैं। जिन जिलों के वोटर्स को ये नोटिस भेजा गया है वो ज्यादातर नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब है। और ये जिले कौन से हैं जरा देखिए। किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल। इन जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। किशनगंज जिले में मुस्लिम आबादी 68% से ज्यादा है, पूर्णिया में 38%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी 47% तक बढ़ चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये वोटर्स बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान से भारत में आने वाले घुसपैठिए हो सकते हैं। और इन लोगों ने बिहार में आधार कार्ड बनवा लिया और वोटर ID कार्ड भी बनवा लिया। अब इस बात की जांच की जाएगी कि उन्होंने ये आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज आखिर बनवाए कैसे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया था और अब इसमें सिर्फ 3 दिन बाकी है और अभी तक सिर्फ 117 शिकायतें ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। उसका जो दस्तावेज है वो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी अभी आएगा। ये वो दस्तावेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेरे हाथ में देखिए। और ये दस्तावेज क्या कहता है? इसने ये बताया है कि 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जितनी भी आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से 108, सबसे ज्यादा आपत्ति CPIM की तरफ से आई हैं 108, और सिर्फ 9 आपत्तियां राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दर्ज कराई गई हैं और 108 और 9 ये मिलाकर 117 आपत्तियों की बात इसमें यहां पर की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला है और अब तक इन तमाम पार्टियों ने कुल मिलाकर सिर्फ 117 आपत्तियां दर्ज की हैं। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी पूरे जोर शोर से SIR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से एक भी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है औपचारिक रूप से। बिहार में SIR की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम हटाने का फैसला लिया था और अब 3 लाख वोटर्स को और नोटिस भेज दिया गया है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी अब SIR की तैयारी शुरू कर दी है और पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर बहुत नाराज हैं, विरोध कर रही हैं और उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा है कि वो इस सर्वे में बिल्कुल भी हिस्सा ना लें और अपनी कोई भी जानकारी चुनाव आयोग को ना दें। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोगों से ये अपील करती हैं कि चुनाव आयोग अगर कोई भी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, इसमें से घुसपैठियों को हटाने के लिए शुरू करता है, तो लोगों से कह रही हैं कि अपनी कोई जानकारी, अपना कोई दस्तावेज चुनाव आयोग को मत दीजिए, कोई पेपर चुनाव आयोग को मत दिखाइए। तो देखिए
ये एक अलग ही राज्य है जहां पर अलग नियम चल रहे हैं। সারা ভারতবর্ষ থেকে 500টা টিম নিয়ে এসছে বিজেপি, বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কার কার নাম বাদ দেওয়া যায়। সবাই যার নিজের নিজের এলাকায় লক্ষ্য রাখবেন, কেউ সার্ভে করতে আসলে কখনো নিজের ডিটেলস বলবেন না। আপনার ডিটেলস নিয়ে গিয়ে আপনার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেবে, এটা মাথায় রাখবেন। নিজে ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে দেখবেন নিজের নামটা আছে কিনা। আধার কার্ডটা করে রাখুন, আধার কার্ডটা কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। आज हॉकी के महान खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जिन्हें इस दिन को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज की नई पीढ़ी, आप सब लोग मेजर ध्यानचंद से क्या सीख सकते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज ही के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। हॉकी के इस जादूगर ने भारत को न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि हर भारतीय को हॉकी पर गर्व करने का अवसर दिया, हर भारतीय को गौरवान्वित किया। भारत की नई पीढ़ी शायद मेजर ध्यानचंद को नहीं जानती होगी, नाम भी शायद ना सुना हो, लेकिन उनकी जिंदगी से आज भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जल्दी से बताता हूं क्या। पहला, ऐसा नाम बनाइए अपना जो आपके बाद भी हमेशा जिंदा रहे, अमर हो जाए। ध्यानचंद का असली नाम था ध्यान सिंह, लेकिन वो अक्सर चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और इसी वजह से लोग उन्हें ध्यानचंद कहने लगे और ये नाम आज भी चारों तरफ गूंज रहा है। दूसरा, गलत नियमों को हमेशा चुनौती दें, गलत बात को चुनौती दें। ध्यानचंद ने एक मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई पर सवाल उठाया और बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि उनकी बात सही थी। एक बार नीदरलैंड्स में उनकी हॉकी स्टिक तक तोड़कर हॉकी स्टिक को देखा गया कि इसमें क्या है, क्योंकि लोग मानते थे कि उनकी हॉकी स्टिक में या तो कोई जादू है या कोई चुंबक लगी हुई है, क्योंकि जब वो खेलने के लिए जाते थे तो गेंद जो है, बॉल, वो उनकी हॉकी स्टिक से एकदम चिपक जाती थी और लोगों को लगता था कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी हुई कि बॉल कैसे चिपक जाती है। तीसरा, पद से ऊपर हमेशा देश का सम्मान करें। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और कहा जाता है कि हिटलर ने उस समय ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में एक बहुत बड़ा पद ऑफर दिया, क्योंकि हिटलर चाहते थे कि इतना शानदार खिलाड़ी भारत छोड़कर हमारी टीम में खेले और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां आ जाओ, ऐसा एक किस्सा बताया जाता है और उन्होंने कहा कि हम आपको एक बहुत अच्छा पद देंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया। उनके लिए देश सबसे ऊपर था। और चौथी बात, अनुशासन और मेहनत से ही श्रेष्ठता मिलती है, शॉर्टकट नहीं है। ध्यानचंद बहुत गरीब परिवार से थे, कोई साधन नहीं थे, ट्रेनिंग करने का कोई जरिया नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, और वहां रहकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हॉकी खेलना चाहते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी अगुवाई में भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। 185 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 570 गोल किए और अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए।
वर्ष 1928 के एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में उनके 14 गोल की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और वर्ष 1956 में उन्हें पद्म भूषण मिला। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर है, जिसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पर है। और आज सवाल यही है कि हम क्रिकेट का मैच देखने के लिए घंटों तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आज हमें आईपीएल में खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों के नाम याद हैं। ये तमाम खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और हम क्रिकेट की जीत का बहुत जश्न भी मनाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के खिलाड़ी कमतर हैं या उनके नाम आपको याद नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या हम अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी का मैच भी उतने ही उत्साह से देखते हैं? आपको कितने हॉकी खिलाड़ियों के नाम और चेहरे याद होंगे? महान खिलाड़ी और राष्ट्रभक्त मेजर ध्यानचंद को याद करना केवल सम्मान नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने हिटलर को भी ना कहने की हिम्मत दिखाई थी। आज हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि जीवन के खेल में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो मैदान के अंदर और मैदान के बाहर अनुशासन, साहस और एकता रखना हमेशा सीखें। हर खेल का और हर खिलाड़ी का हमेशा सम्मान करें और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिकोड जिंदगी, जिसमें आपको आज मिलेगा आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इस उम्मीद में ना फिसलें कि कोई आपको उठा लेगा। ये सोचकर ना डूबें कि कोई आपको बचा लेगा, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आपको मुसीबत में देखकर हर कोई सिर्फ मजा लेगा। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा